हाय गाइस, पेप कोडिंग के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हायरार्कियल क्लस्टरिंग के बारे में। इसके बारे में हायरार्कियल क्लस्टरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये ना एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, जैसे कि हमने के मीन्स पढ़ा था। अब इसकी खासियत क्या है कि ये के मीन्स के कुछ ड्रॉबैक्स को ओवरकम करता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे स्कैटर्ड है हमारे पास ये पॉइंट्स, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और ग्राफ यूज करते हैं जिसको डेंडोग्राम बोला जाता है। इसमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, ठीक है। इसे बोलते हैं डेंडोग्राम, डेंड्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो दो पॉइंट्स क्लोजेस्ट हैं उनको एक साथ कंबाइन करके एक क्लस्टर बना लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनको एक साथ क्लस्टर बनाया जाएगा। अब आप मान लीजिए कि ये दो क्लस्टर्स बन गए। अब इन क्लस्टर्स को ना एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट सबसे पहले क्लोजेस्ट थे, फिर ये दोनों पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट थे, बट अगर नेक्स्ट देखा जाए तो ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट लग रहे हैं, है ना। तो ये एक क्लस्टर में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो फिर ये क्लस्टर फॉर्म होगा। फिर मान लो कि ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो फिर ये आ जाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा कि सारा एक बड़े से क्लस्टर का फॉर्म पार्ट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बन गया। तो हम एक दूसरी चीज इसको डेंडोग्राम पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको याद हो, दूसरा कलर ले लेते हैं। आपने ये दोनों पॉइंट्स को कंबाइन किया था, है ना। तो अब इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट और ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट, और जो वाई एक्सिस पे है वो है इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है। तो आप मान लो कि अगर मैं इनके बीच 1 डिस्टेंस मान लूं, है ना, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमने कौन से दो पॉइंट्स लिए थे, 3 और 4, है ना। तो अब इनके बीच में मान लेते हैं कि इसमें 2 हो गया डिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, है ना। ये डिस्टेंस हो गया 2, है ना। उसके बाद हमने ये पूरा क्लस्टर एक साथ कंबाइन कर दिया था क्योंकि ये क्लोजेस्ट आ रहे थे। अब अगर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं, 3 टाइप से ले सकते हैं। अगर आप दो क्लस्टर्स को कंबाइन कर रहे हो तो आप 3 टाइप से ले सकते हो, या तो उन दोनों के सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस लो, या तो उन दोनों के नियरेस्ट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लो, या फिर फर्देस्ट पॉइंट्स का डिस्टेंस लो, ठीक है। लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस लेने का है, ठीक है। तो अब आप मान लो कि हमने इनके बीच का डिस्टेंस लिया, ये आ रहा है 2.5, है ना। तो आप इसको कंबाइन कर दोगे 2.5। उसके बाद था कि ये वाले पॉइंट्स हुए कंबाइन, तो आप मान लो कि उसमें भी ऐसा ही कुछ है, उससे कम हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही आप करते रहोगे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, और जो लास्ट में क्लस्टर बनेगा, मान लो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फिर ये क्लस्टर बन जाएगा। तो आप एक देख सकते हैं कि एक क्लस्टर हो रहा है कि जहां पे ये स्टार्ट है उसका, और ऐसे एरोज बनी हुई है, ब्रांचेस बनी हुई है ना। तो हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज हमें समझने वाली है कि हमने ये डेंडोग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसको बनाने का पर्पस क्या है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये वाली जो दो लाइंस है ये कहीं और, मान लो कि अगर मैं यहां पे, मान लो कि ये हो गया आपका 3.5, ठीक है, इसको 3.5 मान लेते हैं, और मैं यहां से एक लाइन को क्रॉस कट करता हूं, ठीक है। आप कर सकते थे कहीं से भी, लेकिन अगर मैं यहां से कट कर देता तो ये वाला पॉइंट आ जाता, यहां से कट कर देता तो ये वाला पॉइंट आ जाता, है ना। तो लेकिन हमें लॉन्गेस्ट ऐसी लाइन लेनी है जिसको अगर हम कट करें तो फिर कोई भी और जो डेंडोग्राम का ब्रांच है वो उससे कनेक्ट क्रॉस ना कर रहा हो, ठीक है। तो हमने ये लिया, मान लो कि ये 3 पे लिया हमने, तो ये कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स को, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे 2 क्लस्टर बनेंगे, ठीक है। हम 2 वेल डिफाइंड क्लस्टर बनेंगे क्योंकि इवेंचुअली ये कनेक्ट हो गया था। तो एक क्लस्टर ये बनेगा जिसमें कौन से पॉइंट्स आ रहे होंगे, एक क्लस्टर बनेगा जिसमें 1, 2, 3 और 4 आ रहे होंगे, और एक क्लस्टर बनेगा जिसमें 5 और 6 वाले पॉइंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज तो समझ ली कि इससे एक बड़ा ड्रॉबैक के मीन्स का ओवरकम करा जा सकता है। क्या कि के मीन्स में हमें जो के वैल्यू निकालनी थी कि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स को स्पेसिफाई करना पड़ता था। यहां आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अगर आप डेंडोग्राम बना दोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना। वहां पे हमें पहले सेंट्रॉइड्स निकालने थे, उसको आप बार बार करते रहते थे, आइटरेटिव मेथड था, और उसके बाद आपका जाकर एक क्लस्टर बनता था, और वो भी कोई श्योर नहीं था पहले,
फिर हमें बाद में एल्बो कर्व की जरूरत पड़ी, बट यहाँ पे डेंडोग्राम ये सारे पर्पस को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके अलावा 3 या 4 पॉइंट्स भी बन सकते हैं, जितने पॉइंट से पास होगा उतनी आपकी के की वैल्यू हो जाएगी या फिर उतने क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो हमने सिमिलैरिटी प्रोड्यूस करी है वो डिस्टेंस वाली है ना, डिस्टेंस है, ये काफी कॉमन है तो इसलिए हमने एग्जांपल लिया। नहीं तो आपको सिर्फ सिमिलैरिटी फाइंड करनी है, जो भी सिमिलर होगे, जैसे यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बेसिस पे हमने किया, और कोई सिमिलैरिटी होगी कैटेगोरिकल डेटा होगा उस बेसिस पे करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ऑब्वियसली क्लस्टर्स फॉर्म करने अनसुपरवाइज डेटा है, और ये जो डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा है वो यूक्लिडियन फॉर्मूला यूज किया है, यूक्लिडियन थ्योरम से। ठीक है, यूक्लिडियन फॉर्मूला यूज किया है, बाकी सबको पता ही होगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा आप मैनहट्टन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये चीज तो पता चल गई कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि इसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको मिल रहा है ना, आपको सारे क्लस्टर्स का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, आपको प्री डिटर्मिनेशन नहीं करना है। जैसे फ्लैट क्लस्टर्स बोला जाता है जो के मीन से फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये एक बेटर मेथड है, ठीक है, क्लस्टरिंग के लिए। उसके अलावा ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स की होते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एक होती है एग्लोमरेटिव, एग्लोमरेटिव, और दूसरी होती है डिवाइसिव। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एग्लोमरेटिव की जो होती है इसमें आप पहले हर पॉइंट को ना, जो भी आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक सिंगल क्लस्टर मान लेते हो, ठीक है, और उसके बाद आप कंबाइन करते रहते हो और बड़े से क्लस्टर में आप इवेंचुअली पहुंच जाते हो। ठीक है, इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर पॉइंट को पहले आपने क्लस्टर मान लिया और उसके बाद उसको कंबाइन करते करते एक बड़ा सा क्लस्टर फॉर्म करा। डिवाइसिव एकदम उसके ऑपोजिट है, कि सबसे पहले जितने भी आपके पॉइंट्स हैं सबको एक क्लस्टर में बना लिया और उसके बाद उन्हें ब्रेक करते गए, इसीलिए इसे टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। और उसके बाद जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको एक साथ रहने दीजिए और बाकियों को स्प्लिट कर दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर डिस्टेंस के बेसिस पे करेंगे आप, तो अगर मुझे स्प्लिट करना है तो यहां से जो फर्देस्ट पॉइंट है उसको मैं स्प्लिट करता जाऊंगा। ठीक है, और इवेंचुअली आप अपने सिंगल सिंगल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जो आपने सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्लस्टर माना था इवेंचुअली, है ना, जैसा कि हमने ऊपर डेंडोग्राम में देखा था। इसके अलावा आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स भी निकाल सकते हो, जिसका हाईएस्ट होगा उसको आप स्प्लिट कर दो। ठीक है, सेंट्रॉइड से आप निकालोगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स और उसके बाद हाईएस्ट वाले को स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक बातें समझ ली हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में। आगे हम लोग इसको कोड करके देखेंगे कैसे यूज होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।